हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल विद्या 24/7 पर आपके लिए यूपीपीएससी आरओ या पीसीएस की परीक्षाओं में आने वाले अति संभावित प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हाल ही के ट्रेंड पर आधारित प्रश्न हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखें और यहाँ से प्रश्न आने की बहुत संभावना है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है अमीटर। इधर वैज्ञानिक उपकरण दे रखे हैं और इधर उनका उपयोग। तो अमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और ओडोमीटर, इन सभी से संबंधित आपको उत्तर देना है। तो अमीटर का प्रयोग होता है विद्युत धारा मापने में। हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है सापेक्ष आर्द्रता मापना। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग होता है और ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा ओडोमीटर जैसा स्पीडोमीटर भी होता है जो किसी वाहन की गति को मापता है। तो इस प्रश्न के अनुसार ए का विकल्प सी ठीक है, यानी कि तीसरा ठीक है। इस तरह से विकल्प ए ठीक होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कथन और कारण दे रखे हैं। कथन है, डेंगू जो बुखार है वो मच्छरों के काटने से होता है। क्या इसका ये कारण है कि डेंगू एक विषाणु जनित रोग है? डेंगू विषाणु जनित रोग है, इसलिए डेंगू बुखार मच्छरों के काटने से होता है। यानी विषाणु का कारण है, विषाणु से संबंध है डेंगू बुखार का, ऐसा इसमें कहा गया है। देखिए, ये जो लाइन लिखी हुई है, डेंगू बुखार मच्छरों के काटने से होता है, ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। इसी तरह से डेंगू एक विषाणु जनित रोग है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन डेंगू बुखार होने का कारण विषाणु जनित रोग होना नहीं है। यहाँ पर डेंगू होने का कारण एडीज मच्छर है। एडीज मच्छर है, ठीक है, जिसके काटने से डेंगू होता है। तो इसलिए इसकी ये व्याख्या नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होता है बी। ए और आर, एसर्टेशन और रीजन, दोनों ही ठीक हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत हमें पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या इसका ये कारण है कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है? इसे ऐसे पढ़ेंगे, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए इसीलिए वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगर ओजोन परत समताप मंडल में नहीं होती तो पराबैंगनी किरणों से नहीं बचाती, ऐसा इसमें कहा है। तो इसलिए देखिए, यहाँ भी इसी तरह का है। ओजोन परत का समताप मंडल में होना, केवल समताप मंडल में होना, ये नहीं दिखाता है कि वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाएगी। ओजोन परत हम समताप मंडल में न होकर दूसरे किसी भाग में होती तो शायद वो हमें बचाती पराबैंगनी किरणों से। तो इसलिए समताप मंडल में उसकी उपस्थिति केवल ये कारण नहीं है कि वो पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाएगी। तो इसलिए इस प्रश्न का भी उत्तर बी ठीक है, इसमें व्याख्या नहीं करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। तो ये कथन ठीक है। आगे, अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन यानी फैलाव नहीं होता है। तो ये भी बात ठीक है, क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है अंतरिक्ष में, वहां वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश फैलता नहीं है, यानी उसका प्रकीर्णन नहीं होता है। और इसी प्रकीर्णन न होने की वजह से आकाश नीले की जगह काला दिखाई देता है, जो उसका नेचुरल रंग है, काला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। ए और आर दोनों सही हैं और ये सही तरह से व्याख्या करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कारण बालाजी बाजीराव के पेशवा काल के दौरान मराठा साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ उसकी आंतरिक कमजोरियों को भी दर्शाता है? देखिए, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पेशवा के रूप में जो काम किया था, तो इस दौरान मराठा साम्राज्य जो था, बहुत ही बड़ी भौगोलिक सीमा में फैला था, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। तो इसका विस्तार था विशेष रूप से उत्तर भारत में। उत्तर भारत में भी मराठा शक्ति का बहुत अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन उनकी कुछ आंतरिक कमजोरियां थी, जिसके कारण उनका जो साम्राज्य था वो कमजोर होता चला गया। ठीक है, तो इसमें कई कारण थे। आंतरिक कारणों के अलावा वित्तीय कारण भी थे, जैसे बहुत सारे दूर दराज क्षेत्र में विशाल सेना थी जिसका खर्चा आता था, और दूर दराज के क्षेत्रों में अभियान चलाए जाते थे, और वहां अभियानों के लिए पैसे की जरूरत होती थी, खजाना खाली होने लगा था। इसके अलावा प्रशासनिक चुनौतियां थी, इतनी बड़ी सेना और उस पूरे सेना का नियंत्रण करना, और एक सेंट्रलाइज केंद्रीय नियंत्रण नहीं था उन सेना पर। तो इससे एक और प्रॉब्लम आ गई। जो सरदार थे वो अपनी स्वायत्तता बनाने लग गए, जैसे सिंधिया, होलकर के शक्तिशाली मराठा सरदार थे, और इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना शुरू कर दी थी। जिससे क्या हुआ, पेशवा की जो सेंट्रल पावर थी, केंद्रीय शक्ति थी, वो क्षीण होने लग गई। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी, स्थानीय प्रतिरोध, यानी कि आसपास के जो लोग थे उन्हें वहां से भी प्रॉब्लम होने लगी। तो उससे प्रॉब्लम क्या थी, तो जैसे वहाँ की जनता से जो टैक्स आता था उसमें कमी, या ज्यादा टैक्स लगाने पर उनको देने में दिक्कत आती थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम आई थी। तो इस प्रश्न के हिसाब से मुगल सम्राट से प्रत्यक्ष संघर्ष ये सिंगल एक कारण नहीं रहा। पुर्तगाली और डचों के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंदता ये भी नहीं। मैसूर का हैदर अली, इनकी अपनी आंतरिक कमजोरी पूछी है। तो आंतरिक कमजोरी क्या थी, तो जो मराठा साम्राज्य था, उत्तर भारत में अत्यधिक विस्तार हो चुका था, उसका बहुत बड़ा फैलाव हो चुका था, जिसकी वजह से उसके धन और संसाधनों पर बहुत सारा दबाव पड़ा। तो इसलिए इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त जवाब है डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, प्राचीन भारत में धातु मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला है आहत मुद्राएं, जिन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था, भारत में सबसे पहली धातु की मुद्राएं थीं। आगे, ये सिक्के मुख्य रूप से चांदी और तांबे के बने होते थे। देखिए, भारत में लगभग छठी शताब्दी से और बुद्ध के काल के टाइम में आहत मुद्राओं का प्रचलन था, और ये जो आहत की मुद्राएं थीं, इन्हें पंचमार्क कॉइन भी कहा जाता था। तो ये प्रारंभ से ही थी, और ये जो मुद्रा होती थी, इसमें क्या होता था, एक धातु का टुकड़ा लिया जाता था और उस पर एक ठप्पा लगा दिया जाता था, पंच कर दिया जाता था, जिससे उस सिक्के पर एक विशेष आकृति बन जाती थी, विशेष सिंबल बन जाता था, जिसकी वजह से वो सिक्के की तरह दिखता था। तो इसलिए आहत की मुद्राएं हम कह सकते हैं ये प्राचीन मुद्राएं, धातु की मुद्राएं थी। और ये जो मुद्राएं थी, ये चांदी और तांबा दोनों का ही प्रयोग होता था इसमें। तो दोनों ही हमारे जो कथन है ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का विकल्प ए ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो सेन शासक थे, ये थे मुख्य रूप से बंगाल में। ठीक है, बंगाल में थे सेन शासक, और इन सेन शासकों में जो इनका संस्थापक, वो था हेमंत सेन।
इसने ही सेन वंश की स्थापना की थी। ठीक। इसके बाद इसका पुत्र शासक हुआ, जिसका नाम था विजय सेन। अब विजय सेन का पुत्र था कौन? विजय सेन का पुत्र था बल्लाल सेन। और बल्लाल सेन का पुत्र था लक्ष्मण सेन। तो इस तरह से यही एक क्रम था इनका। तो सबसे पहले हेमंत सेन जो दूसरे नंबर पर है, विजय सेन है चौथे नंबर पर, बिल्लाल है यहाँ पर पहले नंबर पर, और दूसरे लक्ष्मण है दूसरे नंबर पर, और हमारे हेमंत है तीसरे नंबर। 3 4 1 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आप जो प्रश्न देख रहे हैं, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो हाल ही में पूछे जा रहे हैं, उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। बिल्कुल हूबहू तो नहीं है, बिल्कुल हूबहू तो पेपर में भी नहीं आने वाले, लेकिन जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं हाल ही में, उनसे रिलेटेड है। तो आपके यूपी पीएससी आरओ यारो की जो परीक्षा हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, उसमें आने की बहुत ज्यादा संभावना है। प्रश्न कम है, लेकिन जरूरी है। ऐसे ही हम प्रश्न और भी लाएंगे आगे। ठीक है, देखते हैं। मुगल वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हुमायूं का मकबरा भारत में निर्मित पहला दोहरे गुंबद वाला मकबरा था। ठीक। आगे, इसमें चार बाग शैली की वास्तुकला का प्रयोग किया गया था। देखिए, इस प्रश्न में दोनों ही बातें ठीक है। जो हुमायूं का मकबरा था, भारत में निर्मित पहला दोहरे गुंबद वाला मकबरा था, ये बिल्कुल बात ठीक है। हुमायूं का मकबरा बना था 1569 से 70 ईस्वी के आसपास। ठीक है। और यह जो ऐसा मकबरा था जो सबसे पहले, जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया था, गुंबद के ऊपर गुंबद इस तरह का। और जो दूसरा कथन है, इसमें क्या है? चार बाग शैली। चार बाग शैली का प्रयोग देखो कई जगह किया गया है। अभी जो हुमायूं का मकबरा है, इस इसमें वहां का जो उद्यान है, यानी कि वहां की जो पार्क है, वो इसी शैली में डेवलप किया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो ताजमहल है, वहां पर भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लाइक भी करते चलिए, जिससे आगे ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें आरोही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है काल। पहली जो घटना है, वो है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और विभाजन करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कर्जन। ठीक। और इसी वजह से भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है। अब दूसरा है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, यानी कि गांधी जी और इरविन के बीच में। ठीक। और इसमें क्या बोला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाएगा, ऐसी बात कही गई थी। आगे था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो था, वो हुआ था 1921 में। ठीक। और ये क्षेत्र था केरल का मालाबार। केरल का मालाबार। ठीक। अभी ये जो विद्रोह था, वहां के मुस्लिम किसानों द्वारा स्टार्ट किया गया था, क्योंकि वहां जो जमींदार थे, वो थे हिंदू, और ब्रिटिश शासन था। तो ये विद्रोह हुआ था केरल के किसानों के द्वारा हुआ था। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में। ठीक, और ये इसकी शुरुआत की थी गांधी जी ने। ठीक, और तभी विश्व युद्ध चल रहा था। उसी टाइम में भारत में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की बात करी थी। तो इसमें सबसे पहली जो घटना है वो क्या है? वो सबसे पहली घटना है बंगाल का विभाजन। तो इसमें पहली घटना है बंगाल का विभाजन। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद हुआ था मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह के बाद हुआ था क्या? गांधी इरविन समझौता। और लास्ट में फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके लिंगानुपात मतलब प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसके आधार पर अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब जिसमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात होगा वो पहले रखना है और जिसमें कम होगा वो बाद में रखना है। तो यहाँ पर देखिए, केरल केरल का जो लिंगानुपात है 1084। ठीक, इसके बाद आ, आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का था 996। इसके बाद अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सॉरी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है 993। ठीक, अब लास्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का था 991। ठीक, तो सबसे ज्यादा कहाँ का? केरल का। तो केरल पहला। तो इसमें से दो विकल्प में है पहला। ठीक, इसके बाद आ जाता है 991 यानी कि छत्तीसगढ़, यानी कि ये वाला ऑप्शन। तो इससे हमारा पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि इतने सारे लिंगानुपात, इतने सारे राज्यों की कैसे याद किए जाएं? देखिए, आप अपनी समझ के अनुसार ये तो सोच सकते हैं कि कौन सा राज्य समृद्ध है। समृद्ध का मीन्स कौन सा राज्य में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा समझदार लोग हैं। इस तरह इसका अंदाज लगाकर आप उसके लिंगानुपात या ऐसी सामाजिक चीजों का पता लगा सकते हैं। देखिए, केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज्यादा ये हमेशा ठीक नहीं है बात, लेकिन एक अंदाज लगाना या समझने के लिए काफी है। केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो इस तरह के लिंग भेदभाव नहीं करते हैं। तो वहां पर देखा गया है, वहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर ही है। ठीक है, इसी तरह से आप देखती जाए, तमिलनाडु भी में भी ठीक ठाक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में उससे कम और छत्तीसगढ़ में उससे कम। तो इनके शिक्षा के आधार पर भी आप इनके लिंगानुपात का निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या से अधिक। भारत में जो शहरी जनसंख्या थी वो ग्रामीण जनसंख्या से ज्यादा थी, ऐसा 2011 में था? बिल्कुल नहीं था। भारत में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा थी। आगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था। बिल्कुल, ये बात ठीक है। बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व था उस टाइम। ठीक, अभी पहले वाले के पर कुछ बात करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर 68.8% लगभग जनसंख्या जो थी वो थी ग्रामीण। ठीक, और बाकी 31.2% ये थी शहरी। ठीक, और जो दूसरा कथन है वो तो आपको पता ही है। बिहार बिहार में जनघनत्व सबसे ज्यादा था, जो लगभग 11,6 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते थे। ठीक है, इसके बाद आता था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, जहां पर
1028 लोग व्यक्ति प्रति किलोमीटर में निवास करते थे। ठीक ऐसा 2011 की जनगणना में सामने आया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, क्या इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है? नहीं, इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। ठीक आगे है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, क्या इसे विश्व आर्थिक मंच जारी करता है? बिल्कुल नहीं, इसे इसे जारी करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस बुक को जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक अगला है विश्व विकास रिपोर्ट। ठीक विश्व विकास, इसे जारी करता है विश्व बैंक। इसे जारी कौन करता है? विश्व बैंक। और लास्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसे जारी करता है वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हम 13वां प्रश्न कर रहे हैं। इससे पहले 12 प्रश्न हम करा चुके हैं। निम्नलिखित ग्रामीण विकास योजनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहली योजना है इंदिरा आवास योजना, जो शुरू हुई थी 1985 में। इसका जैसा नाम है इंदिरा आवास योजना, तो ये शुरू की गई थी गरीबों के लिए आवास प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसके आगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक ये जो योजना है, ठीक जो योजना है ये वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी। तो इसका टैगलाइन थी सबके लिए आवास। ठीक इस उद्देश्य से यानी कि सभी व्यक्तियों को आवास मिल सके, और ये इंदिरा आवास योजना का ही एक तरह से पुनर्गठन हम मान सकते हैं। ठीक है, अगला है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2001। ठीक और इससे पहले योजना चलती थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, उसके स्थान पर यह शुरू की गई थी। तो इसका जो उद्देश्य था, जो मजदूर लोग होते थे ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार करते थे, उन लोगों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना या उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। अगला है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक ये स्टार्ट हुई थी 1999। ठीक ये भी ग्रामीण जो गरीबी लोग थे उन लोगों के लिए संरचनात्मक विकास से संबंधित योजना थी, जो उनकी रोजगार संबंधी जरूरतें थी उनको पूरा करने में सहायता करती थी। तो इस तरह से इसका सही क्रम होगा। सबसे क्या लिखा है, इसका सबसे पहले से आखिरी गतिविधि। तो सबसे पुरानी योजना कौन सी है? तो इसमें सबसे पुरानी जो योजना है वो है इंदिरा गांधी आवास योजना। ठीक है, तो इसमें पहला तो 2 में है। इसके बाद जो योजना आई थी वो आई थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999।
तो इसमें इसके बाद आता है फोर्थ। और अगला क्या था, अगली कौन सी योजना थी? 2001 में संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, 2001 में। इसके आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो अभी मोदी मोदी जी ने शुरू की थी एक तरह से। तो ये है हमारी 2016 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में अर्थशास्त्री या लेखक दे रखे और सूची 2 बनाई गई है, उसमें उनकी पुस्तकों का नाम दे रखा है। ठीक, तो इसमें सही मिलान करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो जॉन मेनार्ड कीन्स थे, यानी कीन्स की जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो इनकी जो बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये कीन्स की पुस्तक है। ये अर्थशास्त्री थे। और कार्ल मार्क्स की आप सभी जानते हैं, दास कैपिटल। इसके बाद है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की है पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। ठीक, ऐसे ही मिल्टन फ्रीडमैन की है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। इस तरह से इसमें जो विकल्प हैं, पहले का ए का दूसरा इसी में मिल गया, तो ये भी हम यही विकल्प हमारा ठीक होता है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, पहले तो प्रश्न ही ऐसे हैं जो पेपर में आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों के साथ भेज दें, जिससे कि हम आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और खुद सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के बारे में सही नहीं है? इसमें जो गलत है वो ढूंढना है। ठीक, तो पहला ये क्या है? खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के एक जीव से दूसरे जीव में हस्तांतरण को दर्शाती है। बिल्कुल ठीक है, ये दर्शाती है। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला प्राथमिक उत्पादों से शुरू होती है और द्वितीयक और उच्च उत्पादों की तरफ बढ़ती है। अगला है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बिल्कुल, ये भी बात ठीक है। अगला, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण 100% कुशल होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, एक थे लिंडमैन, ठीक, या लिंडेमैन, ऐसे करके इनका नाम। ठीक, इन्होंने दिया था 10% का नियम। इसके अनुसार क्या होता है? एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और बाकी जो था वो ऊर्जा श्वसन में, उपापचय यानी कि पाचन प्रक्रिया में, यानी जो भी हमारी शरीर की प्रक्रिया होती है उन सभी में नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो डी विकल्प है वो गलत है, और गलत गलत ही इसमें पूछा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य दे रखे हैं एक तरफ, और उनके राज्य बताने हैं और या उनकी विशेषता बतानी है। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। और आगे है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये है एशियाई सिरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास। इस प्रश्न का सही उत्तर फिर क्या होगा? ए का दूसरा, यानी कि पहला ही विकल्प हमारा ठीक है। बी का पहला, और सी का तीसरा, और डी का चौथा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 18वां प्रश्न है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही युग्म नहीं है? कैसे? इधर वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं और इधर सामान्य नाम। एक तरफ वैज्ञानिक नाम, एक तरफ सामान्य नाम। पहला प्रश्न है, पहला, पैंथेरा लियो, इसमें गलत पूछा है। ठीक, तो गलत ढूंढना है। देखिए, क्या पैंथेरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम है? ये बिल्कुल है। आगे, मैंगीफेरा इंडिका,
क्या ये आम का नाम है? आम का वैज्ञानिक नाम है? बिल्कुल, ये भी ठीक है। राना टिग्रीना, ये किसका नाम है? ये है मेंढक का। यहाँ पर बाघ दे रखा है और इसने भी नहीं पूछा था, तो ये गलत है। राना टिग्रीना किसका नाम है? ये है ये है किसका? उसका, मेंढक का। ठीक है। आगे, कैनिस ड्यूपस फैमिलियस, ये किसका नाम है? कुत्ते का। ठीक। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, क्योंकि ये गलत दे रखा था और गलत ही पूछा था। अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता जो 1931 यानी 5 मार्च 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए किए गए थे। बिल्कुल, ये बात ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और समझौते के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके साथ ही जो गांधी जी थे, वो लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। इससे पहले पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया या कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया। और ऐसे ही तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी या किसी भी अन्य कांग्रेसी ने भाग नहीं लिया था। लंदन जाने वाले गांधी जी पहले ऐसे भारतीय थे जो कांग्रेस की तरफ से गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कोई खास डिसीजन नहीं हो पाया। ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही कथन हमारे ठीक है। विकल्प ए ठीक होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अंतिम यानी ये हमारा 20वां प्रश्न है। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी। तो जो ये सोसाइटी थी, ये हुई थी 1838 में बनी थी। ठीक है। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था कही जा सकती है। इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, कोलकाता। और इसके जो संस्थापक थे या जिन्होंने इसकी स्थापना की, वो थे द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर। ठीक। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, इसका इसकी स्थापना हुई थी 1966, 1866, 1866 में। और स्थापना हुई थी लंदन में। स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे, वो कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक। तो ये क्या थी? ये भारतीयों को प्रभावित करने के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया था। अगला है पूना सार्वजनिक सभा। ठीक।
तो पूना जो सार्वजनिक सभा थी, इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। ठीक। और ये स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो की थी वो की थी महादेव गोविंद रानाडे जी ने। अन्य व्यक्ति भी थे, लेकिन इनका नाम अ, सबसे ऊपर आता है इन सभी में। ठीक। अगला ऑप्शन है इंडियन लीग। इंडियन लीग की बात करें तो देखिए, इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 में, और स्थापना हुई थी कलकत्ता में। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी शिशिर कुमार घोष। ठीक। तो इसका उद्देश्य क्या था? वही राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना। तो जैसे विकल्प दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले जो घटना घटी थी वो कौन सी थी? वो सबसे पहली घटना थी, अ, इस विकल्प के हिसाब से विकल्प ए वाली 1838। तो पहले तो इसमें ए विकल्प दोनों में है। इसके बाद जो घटना घटी थी वो घटी थी, हम्म, इसमें 67। हम्म। तो अगला है इसका, इसके बाद जो दूसरी घटना घटी थी इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा, और अंत में इंडियन लीग की स्थापना। इसलिए विकल्प ए ठीक है। ठीक है। आपको हमारा वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अच्छे प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल परीक्षाओं में। ऐसे ही प्रश्न हम लाते रहेंगे आपके लिए। ऐसे ही प्रश्न अगर हम हमसे आप चाहते हैं कि हम डेली लेके आए आपके लिए पेपरों में अच्छे प्रश्न आते रहें, हमारे प्रश्न आपके सेलेक्ट होते रहें, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ही हम आगे वीडियो बना पाएंगे अच्छे से। ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई राय देनी हो, कोई सुझाव देना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।